हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे भारत की मृदा यानी कि भारत की मिट्टी के बारे में। आज क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारत की मिट्टी, भारत की मृदा, या इसी को ही बोलते हैं भारत की मिट्टी। क्या बोलते हैं? भारत की मिट्टी यानी कि सॉइल ऑफ इंडिया। तो आज क्या करेंगे हम? अध्ययन किस चीज का? भारत की मृदा यानी कि भारत की मिट्टी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मिट्टी होती क्या है, मिट्टी की डेफिनेशन क्या देंगे हम। तो सबसे पहला टॉपिक तो यही बनता है कि मिट्टी की डेफिनेशन क्या है। तो यदि हम बात करें डेफिनेशन की, तो धरातल की वह ऊपरी सतह, धरातल की वह ऊपरी सतह जिसमें हम कृषि संबंधित कार्यों का संचालन करते हैं। क्या करते हैं? यानी कि भूमि की वह ऊपरी सतह जिसमें हम कृषि का कार्य करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? हम मिट्टी कहते हैं। तो यदि हमें डेफिनेशन लिखनी है इसकी, तो क्या लिखेंगे? धरातल की वह ऊपरी सतह धरातल की वह ऊपरी सतह जिसमें कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं, कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृदा यानी कि सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिट्टी या मृदा कहते हैं। यानी कि भूमि की वह ऊपरी सतह जिसमें हम क्या करते हैं? खेती या कृषि करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। अब इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले टॉपिक तो ये बनता है कि इन मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, या मृदा को प्रभावित, अगली हेडिंग क्या डालेंगे? अगली हेडिंग है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जो मिट्टी पढ़ते हैं ना, जलोढ़ मिट्टी है, इनका निर्माण कैसे होता है? तो इनके निर्माण में बहुत सारे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले होती है चट्टान। तो मिट्टी को सबसे पहले प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? चट्टान। चट्टान को ही मिट्टी की जननी कहते हैं, मृदा की जननी। मृदा की जननी किसे कहते हैं हम? तो मृदा को ही हम क्या कहते हैं? मृदा की जननी किसे कहते हैं हम? चट्टान। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मिट्टी की जननी हम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? चट्टान। दूसरा कारक है इसमें, दूसरा कारक बनता है इसमें हमारा बनता है जो तापमान प्लस वर्षा। तापमान और वर्षा, इन दोनों को मैं एक साथ समझाता हूं। सपोज करो ये कोई चट्टान है। क्या ये कोई चट्टान है? क्या ये चट्टान है? यहां पे क्या है? बादल है, ऊपर आसमान है, आसमान आकाश में क्या है? हमारे बादल है। इस प्रकार से बादलों में अचानक से क्या कर दी? बादलों ने कर दी बरसात, वर्षा होगी। क्या होगी? बरसात होगी। बरसात से क्या होगी? जब बादल से बरसात हुई तो क्या होगी? हमारी चट्टान हमारी गिल्ली होगी, यानी कि चट्टान में क्या हो गया? नमी की मात्रा बढ़ गई। यानी कि चट्टान कैसी होगी? चट्टान में नमी की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। बादल से बरसात होने के बाद क्या होगी? इस चट्टान में नमी की मात्रा अधिक होगी। बरसात होने के बाद कुछ टाइम के बाद हमारे निकले कौन? सूर्य महाराज। कौन निकले? सूर्य। अब सूर्य महाराज ने क्या किया? सूर्य की जो किरणें थी वो किस पे पड़ी? चट्टान पर। तो जब बरसात हुई थी तो इसमें क्या हुआ था? यानी कि इसमें नमी की मात्रा थी, यानी कि नमी की मात्रा थी। लेकिन जब सूरज की जो किरणें थी वो किस पर पड़ी? चट्टान में पड़ी।
तो चट्टान क्या होगी, जो नमी के कारण चट्टान फूल गई थी, सपोज करो कोई मिट्टी है, उस मिट्टी में पानी डाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक जगह चिपक जाएगी। लेकिन जब हम उस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी या जब वो चट्टान ठंडी हो जाएगी, यानी कि जब उस चट्टान पर सूर्य की किरणें पड़ी तो वो चट्टान क्या होगी, सुकड़नी शुरू होगी। पानी आने के कारण तो फूल गई थी, लेकिन जब उस चट्टान पर क्या हुआ, सूर्य की किरणें पड़ी तो उसमें क्या होगा, विखंडन हो गया। यानी कि चट्टान क्या होगी, छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाएगी, इस प्रकार से टूट जाएगी हमारी। देखो बरसात हुई तो चट्टान एक जगह इकट्ठी होगी, क्या होगी, इकट्ठी होगी यानी कि चिपक गई। लेकिन जब उस चट्टान पर बरसात के बाद उस चट्टान में नमी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। देखो बरसात हुई तो नमी हुई, नमी के कारण क्या थे, ये जो चट्टान में बहुत सारे कण है ना, ये सारे एक जगह जुड़े हुए थे। क्यों जुड़े हुए थे, क्योंकि इस चट्टान में नमी की मात्रा अधिक थी। लेकिन फिर क्या हुआ, सूर्य निकला, सूर्य निकलने के कारण क्या हो गया, इस चट्टान में नमी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। जब इस चट्टान में नमी की मात्रा कम हुई तो क्या हो गए, ये अणु क्या हो गए, जो छोटे छोटे अणु थे जिससे मिलकर एक चट्टान बनी थी, वो सारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जब ये अलग हो जाएंगे तो ये किसका निर्माण करेंगे, मृदा का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, मिट्टी का निर्माण करेंगे। तो मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं, तापमान और वर्षा और चट्टान। तीसरा कारण है इसको प्रभावित करने वाला, उच्चावच। क्या है तीसरा कारण, उच्चावच। अब देखो ये उच्चावच क्या होता है, ये तो समझ में आया होगा ना, तापमान और वर्षा किस प्रकार से प्रभावित करेगी। वर्षा और तापमान। देखो जब बरसात हुई, टेम्परेचर गिरा तो अणु एक जगह इकट्ठे हुए, लेकिन सूरज निकला, तापमान बढ़ा, अणु भी क्या हो गए, विखंडन हो गया, जिससे किसका निर्माण हुआ, मिट्टी का निर्माण हुआ। तो मिट्टी को प्रभावित कौन कौन करते हैं, तापमान और वर्षा, चट्टान, बचा उच्चावच। ये उच्चावच क्या होता है हमारा, देखो उच्चावच का मतलब होता है भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग। ये सपोज करो कोई पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है, ऊपर बादल है हमारे, क्या बादल है। जब बादल बरसात करेंगे इस प्रकार से तो पानी के साथ क्या होगा, बरसात होगा तो पानी का जल इसकी चोटी पर होगा, तो जल क्या होगा, इस प्रकार से नीचे की ओर बहेगा। जब जल नीचे की ओर आएगा तो इस जल के साथ क्या आएगी, मिट्टी भी कट कट कर आएगी। कुछ मिट्टी इधर जाएगी हमारी, कुछ मिट्टी इधर आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, वो मिट्टी क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। यानी कि यहाँ से मिट्टी कटती रहेगी और यहाँ पे क्या होती रहेगी, इकट्ठा होती रहेगी। इसमें तो इस उच्चावच के कारण ही क्या होता है, मृदा का भी यानी कि मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो मृदा को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं हमारे, 4, चट्टान, तापमान, वर्षा और उच्चावच। चारों आपकी समझ में आ गया होगा कि चट्टान किस प्रकार से प्रभावित करती है हमारी, क्योंकि चट्टानों के टूटने से ही मृदा का निर्माण होता है, इसलिए चट्टान को कहते हैं मृदा की जननी। तापमान और वर्षा भी आपकी समझ में आया होगा कि तापमान घटेगा, बरसात होगी, तापमान घटेगा तो चट्टान एक जगह जुड़ेगी, तापमान बढ़ेगा तो चट्टान में क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। और जब पहाड़ी क्षेत्र पर वर्षा होगी तो उस पहाड़ी क्षेत्र से क्या होगी, मिट्टी कट कट कर कहाँ आएगी, मैदानी भाग में। तो उच्चावच के कारण भी क्या होती है, मृदा का निर्माण होता है। तो ये थे मृदा को प्रभावित करने वाले 4 कारण। क्या थे, 4 कारक थे जो मृदा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है हमारी, नई दिल्ली में। कहां पर है, नई दिल्ली में। तो भारतीय यानी कि इंडिया, इसे बोलते हैं ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, और इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि अनुसंधान, ICR बोलते हैं शायद इसको, ICR। तो भारतीय कृषि अनुसंधान
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है हमारी? नई दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा? इसने भारत की मिट्टी को बांटा 8 भागों में, 8 भागों में। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इससे क्या पता चलता है? तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में? 8 प्रकार की। इस बात की जानकारी किसने दी हमें? तो इस बात की जानकारी दी हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो नई दिल्ली में है, उसने बताया कि जो भारत है इसमें कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। और इन मिट्टी का अध्ययन को ही हम, मिट्टी के अध्ययन को हम कहते हैं पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मिट्टी के अध्ययन को? पेडोलॉजी, या इंग्लिश में बोलते हैं PEDOLOGY, पेडोलॉजी। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। ठीक है। पूछता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है हमारा? नई दिल्ली। उसने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांट रखा? 8 भागों में बांट रखा। ठीक है। तो वे 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है जो ICAR ने या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी बांटी भारत में 8 प्रकार की? तो वे कौन कौन सी मिट्टी है? देखो, एक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। दूसरी पाई जाती है लाल मिट्टी, लाल या पीली मृदा। तीसरी पाई जाती है हमारे यहां काली मिट्टी। नंबर 4 में पाई जाती है हमारे यहां लैटोराइट मिट्टी। नंबर 5 में पाई जाती है हमारे यहां पर्वतीय मिट्टी। फिर पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। कितनी होगी हमारी? जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटोराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय, और 2 मिट्टी है हमारी वनीय मिट्टी। कौन कौन सी? एक पाई जाती है वनीय मिट्टी और एक पाई जाती है हमारी दलदली मृदा। या डेल्टाई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? वनीय मृदा या दलदली मिट्टी। तो ये थी भारत में जो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसकी जानकारी किसने दी हमें? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो बताया हमें कि 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो वे है हमारी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या पीली मिट्टी, एक ही नाम है काली मिट्टी, लैटोराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी होगी हमारी एक मरुस्थलीय मृदा होगी, एक वनीय मृदा होगी, एक होती है दलदली या डेल्टाई मृदा। इस वन्य मृदा को बोलते हैं लवणीय मिट्टी। क्या बोलते हैं? लवणीय मृदा। तो ये होती है हमारी 8 प्रकार की मिट्टी जो भारत में पाई जाती है। ये देखो, आपसे कभी पूछ लिया कि भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है, तो ये है हमारा घटता हुआ क्रम। सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, उससे कम पीली मिट्टी, उससे कम काली मिट्टी, उससे कम लैटराइट, सबसे कम पाई जाती है डेल्टाई मिट्टी या दलदली मिट्टी। तो ये था हमारा घटता हुआ क्रम। पूछ लिया कि निम्नलिखित क्रम के हिसाब से बताओ, तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जा रही? डेल्टाई। सबसे ज़्यादा पाई जा रही जलोढ़ मिट्टी, सबसे कम पाई जा रही दलदली मिट्टी। ठीक है। अब देखो कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है हमारी। एक छोटा सा मैप की मदद से हम देखेंगे
कि कौन सी मृदा हमें कहां पर पाई जा रही है। ठीक, ये रहा भारत का मैप। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। तो जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है गंगा और यमुना के मैदान के बीच में। जो गंगा और यमुना का जो तिराई क्षेत्र है ना, तो इस बीच में पाई जाती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। इसे देते हैं नंबर 1। इसको क्या दे देते हैं हम? नंबर 1। ठीक है। उसके बाद आती है लाल या पीली मिट्टी। कौन सी? लाल या पीली मिट्टी। तो लाल मिट्टी कुछ मात्रा में हमारे दक्षिण भारत में पाई जाती है, यहाँ पर। कुछ लाल मिट्टी हमारी यहाँ पर पाई जाती है, तो ये हमारी लाल मिट्टी। कुछ लाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, कुछ यहाँ पे। जहाँ जहाँ मैंने ग्रीन किया, यानी कि ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। और जो हमारा दक्कन का पठार है, दक्कन ट्रैप है हमारा, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसको दे देते हैं नंबर 3। यहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहां पे पाई जाती है काली मिट्टी। फिर पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। ये दक्षिण, ये वाला भाग, केरल वाला कुछ भाग, किधर? ये केरल वाला कुछ भाग हो गया, कुछ भाग इधर है हमारा, और कुछ भाग हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। और पर्वतीय क्षेत्र पर, यहाँ पर देखो पर्वतों पर पाई जाएगी पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पे मरुस्थल है हमारा, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में पाई जाएगी मरुस्थलीय मिट्टी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ भाग में वन है, तो यहाँ पे वनीय मिट्टी। और जो हमारी नदियों के द्वारा डेल्टा बन रहा है, यहाँ पे पाई जाएगी डेल्टाई मिट्टी। तो इस प्रकार से हमने मिट्टियों को बांटा हुआ है। तो ये थी 8 मिट्टी, जिसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसकी जलोढ़ मृदा की, कि जलोढ़ मृदा कौन सी कहां पर पाई जाती है। सबसे पहले डालते हैं हेडिंग जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मृदा। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम अपनी जलोढ़ मिट्टी। देखो जलोढ़ का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, जलोढ़ मिट्टी का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो 2 भागों में बटेगा ये हमारा, जल प्लस ओड। क्या बनेगा? 2 भागों में, जल प्लस ओड। तो यदि हम जलोढ़ का संधि विच्छेद करेंगे तो 2 भागों में बटेगा हमारा, जल प्लस ओड। जल का मतलब तो आपको पता ही क्या होता है। जल का मतलब होता है पानी। ओड का मतलब होता है प्रवाहित, प्रवाहित होना। तो जल, पानी कहां पर प्रवाहित होता है? नदियों में। ऐसे पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलना कि देखो जल का यदि हमने संधि विच्छेद किया तो जल का मतलब हो गया पानी, ओड का मतलब हो गया प्रवाहित होना। तो जल कहां पर प्रवाहित होता है? नदियों में। तो डेफिनेशन बन जाएगी जलोढ़ मिट्टी की कि नदियों के द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप उत्पन्न मृदा को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सपोज करो ये कोई नदी है, सपोज करो ये गंगा नदी है। गंगा नदी कहाँ से निकली? हिमालय पर्वत के पास से। तो जब गंगा नदी बहेगी अपने साथ तो ये क्या लेकर चलेगी? अवसाद।
अवसाद का मतलब रेत, कण, पत्थर, कीचड़। तो ये नदी क्या चलेगी अपने साथ? अवसाद। अवसाद का मतलब हो गया रेत, कण, पत्थर और कीचड़, ये सब क्या चलेगी? इसमें बहते हुए चलेगी। एक कंडीशन ऐसी बनेगी आके कि ये इन अवसादों को, सपोज करो ये अवसाद इसके साथ इस प्रकार से चल रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी बनेगी इन अवसादों को यहाँ पे क्या कर देगी? निक्षेपण कर देगी। क्या करती रहेगी? निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब हो गया छोड़ देना। तो नदी कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे? पानी में तैरते तैरते क्या हो जाएंगे? इस अवसाद के कण भारी हो जाएंगे, जिसके कारण ये कण क्या हो जाएंगे? पानी के नीचे बैठ जाएंगे, और इसे कहते हैं निक्षेपण। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण, देखो निक्षेपण के फलस्वरूप नदी अवसाद लाई, एक जगह पे आके निक्षेपण कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। उसके फलस्वरूप उत्पन्न मृदा को, उसके बाद क्या हो गया? मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इस मिट्टी को ही क्या कहते हैं हम? जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी को ही कहते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। यानी कि जिस क्षेत्र से हमारी नदी बह रही होगी तो वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़। यानी कि नदियों के आसपास के क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जा रही है? हमारी जलोढ़ मिट्टी। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप उत्पन्न मृदा को ही क्या कहते हैं हम? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। तो समझ में आया हो कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक, इसमें क्या है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी। तो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जब सर्वाधिक बोल दिया तो सर्वाधिक कितना होगा? यानी कि भारत के 43.2% भाग पर, भारत के 43.2% भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि हमें पता भारत में बहुत सारी नदियां बहती है, जब नदियों के द्वारा ही इस मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हमारी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हमारी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकलता है इसमें से। अब हमें पता मिट्टी में बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसमें पोटास और चूने की क्या होती है? अधिकता होती है। इस मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? पूछता है आपसे कि किसकी अधिकता होती है और किसकी कमी होती है। तो इस मिट्टी में अधिकता होती है पोटास व चूना। तो पूछता है कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो पोटास की अधिकता होती है और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चूना क्या होता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और पोटास की क्या होती है? अधिकता होती है। तो आपसे पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? पोटास की। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चूना। चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पोटास की अधिकता होती है। और ध्यान रखना, इस मिट्टी में कमी किस चीज की होती है? तो इस मिट्टी में कमी होती है हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस मिट्टी में कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है? इसमें कमी होती है। पोटास की अधिकता होती है, और चूना इस मिट्टी में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखो, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। कितने परसेंट भूभाग पर? 43%। निर्माण कैसा होता है कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है और किसी स्थान पर लाकर छोड़ दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी।
इस मिट्टी में पोटास की अधिकता, चूना प्रचुर मात्रा में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, और इस मिट्टी में फसल किस चीज की करेंगे हम? यदि मैं बात करूं फसल की, कि इस मिट्टी में किन किन चीजों की हम फसल करेंगे, यानी कि इसमें हम किन फसलों का उत्पादन करेंगे, तो इस मिट्टी में गन्ना, गेहूं, धान, गन्ना, गेहूं, धान हमारा, और हो जाएगा हमारा जौ, दाल और बहुत सारी फसलों का क्या करते हैं हम इस मिट्टी में उत्पादन करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा गन्ने की भी सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। और ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं क्रेल मिट्टी, केरल मिट्टी। क्या कहते हैं? केरल मिट्टी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी को कोरल, क्या बोलते हैं? कोरल। पूछता है जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम, तो जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम है कोरल मृदा। क्या बोलते हैं इसे? यूपी में बोलते हैं कोरल मृदा। ठीक है, किसकी फसल हुई? ये रही हमारी। इसके बाद ये जलोढ़ मृदा है, ये दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है हमारी? दो प्रकार की। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं खादर जलोढ़ मिट्टी, एक को बोलते हैं बांगर जलोढ़ मिट्टी। इसको बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का यदि हम विभाजन करें तो कितने पार्ट में होगा? दो पार्ट में होगा। एक को खादर जलोढ़ मिट्टी, एक को बांगर जलोढ़ मिट्टी। अब ये खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी है क्या? देखो, ये कोई नदी है, ये क्या कर रही है? अपने साथ अवसाद के कण बहकर ला रही है। या क्या कर रही है नदी? अपने साथ अवसाद के कण ला रही है। और इसने क्या किया? ये अवसाद के कण इस प्रकार से इकट्ठे करती रही यहां पे लाके। तो ये क्या हुई? इसे बोलते हैं खादर, यानी कि ये क्या है? नई है अभी। लेकिन इसके बाद फिर ये, क्योंकि नदी तो वर्ष भर बहती रहती है, तो वर्ष भर क्या होते रहते हैं? इसमें अवसाद इकट्ठे होते रहते हैं। तो फिर इन अवसाद के ऊपर अवसाद रहते रहेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे अवसाद इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो जो नदियाँ है, बताओ यहाँ पे मिट्टी भेज रही है अपनी? नहीं। कहाँ भेजेगी? ऊपर की ओर, यहाँ पर इस प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। तो ये जो ऊपर की ओर है, जो नदियों के द्वारा बहकर लाई जाती है, इसे कहते हैं नवीन। जो नदियों के द्वारा सबसे पहले बहकर लाई गई थी, इसे बोलते हैं बांगर। यानी कि नदियों के द्वारा बहकर लाई गई जो मिट्टी है, जो नई मिट्टी लाई गई बहाकर, उसे कहते हैं हम खादर। नदी कोई बह रही है, वो लेके आई, छोड़ दी उसने। कोई नदी है, बहकर अवसाद लेके आई, उसने यहाँ पे लाके छोड़ दिए। देखो यहाँ तीन कंडीशन बनी। एक कंडीशन ये है, दूसरी ये है, तीसरी है। सबसे पहले नदी बह रही थी, उसने अपनी जो मिट्टी थी वो छोड़ दी लाके। इसका नाम क्या दे दिया? जलोढ़। नदी लेके आई, अब ये मिट्टी कैसी है? नई है। फिर नदी लेके आएगी तो क्या करेगी? वो इसके ऊपर फिर छोड़ देगी इस प्रकार से। जो नदी पहली बार लेके आई थी, तो ये पहली वाली जो सबसे पहले लेके आई थी, इसे बोल देंगे बांगर। और जो नदी बाद में लेके आई, इसे बोल देंगे खादर। तो जो खादर जलोढ़ मिट्टी है, ये कभी ना कभी कैसी रही होगी? खादर। जो बांगर जलोढ़ मृदा है, ये कभी ना कभी कैसी रही होगी? खादर जलोढ़ मृदा। इसी प्रकार से क्रम चलता रहता है हमारा। जहाँ पर नई मिट्टी लेकर आती है नदी, उसे खादर बोल देते हैं। जो मिट्टी पुरानी हो जाती है, यानी कि जो मिट्टी पुरानी होती है, उसे बोल देते हैं बांगर। क्योंकि इसका नाम ये नवीन, यानी कि नई है जो, उसे खादर। और जो पुरानी हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम? बांगर। ठीक है, तो ये थी हमारी जलोढ़ मृदा। भारत के सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा।
43% भूभाग पर। पोटास और चूने की क्या होती है इसमें अधिकता, पोटास की अधिकता, चूना इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है इसमें कमी होती है, ठीक है। और इसमें फसल करेंगे गन्ना, गेहूं, जौ, दाल और वो सारी फसलों का क्या करेंगे उत्पादन करेंगे। लेकिन 3 फसल इसकी प्रमुख हैं, गेहूं, गन्ना और धान इस मिट्टी में, क्योंकि गन्ना, गेहूं, धान को क्या है जल की मात्रा अधिक चाहिए और इस मिट्टी में जल की मात्रा प्रचुर होती है, तो इसलिए इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना और धान की क्या करते हैं प्रचुर मात्रा में खेती होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, एक खादर एक बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इस जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, कोरल मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये थी आज की क्लास में हमारी जलोढ़ मिट्टी। अब अगली क्लास के अंतर्गत अगली क्लास में हम जो भारत में अन्य 7 और मिट्टी बची, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, वनीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, इन सारे के बारे में हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में और उसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।